हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, विश्लेषण एवं निर्वचन की प्रक्रिया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए निम्नलिखित प्रोसेस फॉलो की जाती है। फर्स्ट, एनालिसिस, विश्लेषण। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए वित्तीय विवरणों में दिए गए फैक्ट का ऑब्जर्वेशन कर ये ज्ञात किया जाता है कि कौन से फैक्ट जनरल हैं और कौन से फैक्ट स्पेशल हैं या अधिक महत्वपूर्ण है। फिने एवं मिलर के शब्दों में वित्तीय विवरण विश्लेषण में कुछ निश्चित योजनाओं के आधार पर तथ्यों का विभाजन करना, निश्चित दशाओं के अनुसार उनकी वर्ग में रचना करना और सुविधाजनक एवं सरल पाठ्य एवं समझाने योग्य रूप में उन्हें प्रेजेंट करना है। जॉन मायर के अनुसार देखें, वित्तीय विश्लेषण व्यापक रूप से किसी व्यवसाय में विवरणों के एक अकेले समूह द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न वित्तीय कारकों के बीच संबंधों और विवरणों की एक श्रृंखला में दर्शाए गए इन कारकों की आवृत्ति का अध्ययन है। मतलब जॉन मायर ने ये बताया है कि वित्तीय विश्लेषण किसी भी व्यवसाय में विवरणों के अकेले समूह द्वारा प्रकट किए गए जो वित्तीय कारक हैं उनके बीच संबंधों और विवरणों की एक श्रृंखला में दर्शाए गए इन कारकों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। अब हम एनालिसिस की जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल करते हैं, अंडरशूट करते हैं। जैसे फर्स्ट है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डिजिट्स, अंकों की सन्निकटता। वित्तीय विवरण में अंकों को छोटे व संक्षिप्त रूप में लिखने से वो जल्दी समझ में आ जाता है। साधारणतः सैकड़ा, हज़ार या लाख में पूर्णांक बनाते समय जिस सीमा तक अंकों को पूर्णांक बनाना हो उसके बाद की आधी से कम राशि को छोड़ दिया जाता है और उससे अधिक राशि को अगला अंक मानकर जोड़ लिया जाता है। जैसे 55,750 को यदि 1000 में चेंज कर रहे हैं तो हम इसको 56,000 मान लेंगे, क्योंकि 750 जो 500 से ऊपर है उसको 1000 बना के हम 56,000 मान लेंगे। और जबकि 55,450 को हम 55,000 मानेंगे, क्योंकि जो 450 है वो 500 से बिलो है। तो हम इस प्रकार चाहे थाउजेंड्स हो या लाख हो तो इसमें बनाए गए पूर्णांकों को लिखते समय उनका बोध कराने वाले शून्य का भी लोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं और केवल डिजिट मतलब जो संख्याएं हैं उन्हीं को लिखा जाता है। परंतु ये संख्याएं
1000 लाख में है, इसका संकेत किसी उपयुक्त स्थान पर नोट के रूप में देना आवश्यक है, ताकि ये जो अंक हैं वो आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट, रीक्लासिफिकेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ फैक्ट। तथ्यों का पुनर्वर्गीकरण करना और सुव्यवस्थित रूप में रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन बहुत विधान के अनुसार दी जाती हैं, जो अकॉर्डिंग टू रूल है उसके अनुसार दी जाती हैं। उन्हें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर रीक्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे यदि चिट्ठे में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ अलग अलग साइड में दिखाए गए हों, तो उन्हें एक दूसरे के नीचे रख के करंट असेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर वर्किंग कैपिटल की राशि ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट परंपरागत रूप से बनाया गया हो, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज या जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनके टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर बेचे गए माल की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स ज्ञात करनी चाहिए। इस प्रकार अंकों और तथ्यों को एक सिस्टमेटिक वे में रखकर एनालिसिस करना अधिक यूज़फुल होता है। अब हम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के दूसरे पॉइंट को क्लियर करेंगे। कंपैरिजन, तुलना। जब तथ्यों का रीक्लासिफिकेशन किया जा चुका हो, तो इंटरप्रिटेशन से पहले जो विभिन्न आइटम हैं उनकी आपस में कंपैरिजन करना आवश्यक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में दी गई इंफॉर्मेशन से विभिन्न मदों की सेल से कंपैरिजन करके ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस हैं और टोटल सेल्स का जो अमाउंट है उसका कितने कितने % है। यदि एक से अधिक वर्षों की सूचनाएं अवेलेबल हों, तो एक वर्ष की संख्या की कंपैरिजन पिछले वर्षों की डिजिट से कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस में कंपैरिजन भी आवश्यक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ट्रेंड्स, प्रवृत्ति का अध्ययन। कंपैरिजन के बाद विभिन्न तथ्यों की ट्रेंड्स का स्टडी करना भी आवश्यक है। जैसे पिछले कुछ वर्षों में सेल्स की टेंडेंसी कैसी रही है, क्या एवरी ईयर सेल्स इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हो रही है, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रतिवर्ष किस प्रकार हो रही है, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेल्स पर % लगातार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या अन्य वे जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका सेल्स पर % कैसा है, समान है या इसमें कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस ट्रेंड्स का अध्ययन निष्कर्ष निकालने में अधिक महत्वपूर्ण होगा। प्रवृत्ति अध्ययन के लिए ग्राफ आदि बनाकर भी हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
ड्राइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। उपरोक्त प्रक्रिया के बाद, उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करके आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। निष्कर्ष निकालने का प्रत्येक कार्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। एनालिसिस, कंपैरिजन तथा टेंस मतलब स्टडी ऑफ टेंस के अध्ययन के बाद ही किसी सही निष्कर्ष वही निकाल सकता है जिसे कॉमर्स एंड इकोनॉमी का अच्छा ज्ञान हो, अच्छी नॉलेज रखता हो तथा विश्लेषण और निर्वचन का उसे अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा अनुभव प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस मतलब विश्लेषण और निर्वचन की प्रक्रिया को अंडरस्टूड किया, जिसका फर्स्ट पॉइंट था एनालिसिस, कि जो भी हमारी सूचना दी गई हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस में अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डिजिट, अंकों की सन्निकटता का एनालिसिस किया जाता है। एंड रिक्लासिफिकेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्यों का पुनर्वर्गीकरण और उनको सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है। फिर सेकंड स्टेप में हमने देखा दूसरे नंबर पर कंपैरिजन, कि जो तथ्यों का जो रिक्लासिफिकेशन कर लेते हैं और रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की जो सूचना दे रखी हैं उनकी सेल से कंपैरिजन कर लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, तो इनका टोटल सेल्स पर क्या क्या परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड में देखा था हमने स्टडी ऑफ ट्रेंड्स, कि क्या प्रवृत्ति है, बिक्री की प्रवृत्ति कैसी है, हर साल एवरी ईयर बढ़ रही है, घट रही है, या जो हमने वस्तु बेची है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स उसका बिक्री पर जो परसेंटेज है उस पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये हम ग्राफ आदि बना के चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में वह वर्क रह जाता है हमारा ड्राइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। तो ये भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सही निष्कर्ष वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कॉमर्स और इकोनॉमिक की अच्छी नॉलेज हो और उसको उसमें अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।